Me, Dr. Atul Garg, Government Bangalore College, Deedwa. Dear students, today we will continue our topic total differential equation and we study a new concept method of auxiliary equation. सहायक समीकरण का विधि आज पढ़ेंगे. इसमें टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन ने जो विधियां दो पढ़ी थी उसके आगे तीसरी विधि पढ़ रहे हैं. इस विधि से भी प्रश्न अगर होमोजीनियस नहीं है, समघातीय नहीं दिया हुआ है प्रश्न, तो फिर मेथड ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन से हल करना ज़्यादा अच्छा रहता है. क्योंकि समघातीय प्रश्न अगर दिया हुआ है तो उसमें फिर ये मेथड ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन वाली विधि नहीं लगेगी. तो जो समघात नहीं है समीकरण दी गई तो फिर इसको अपन मेथड को अप्लाई करेंगे. तो मान लीजिए अपने को इक्वेशन दी गई है पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0. ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को दी गई है. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. तो सबसे पहले अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है. अब ये इक्वेशन अगर इंटीग्रेबल है तो इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई करेगी. और वो कंडीशन अपन ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी है. वो कंडीशन पी या तो डिटर्मिनेंट वाली ले लें अपन, या उस डिटर्मिनेंट को खोल के ये भी लिख सकते हैं पी डेल क्यू बाई डेल जेड माइनस डेल आर बाई डेल वाई प्लस क्यू डेल आर बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल जेड प्लस आर डेल पी बाई डेल वाई माइनस डेल क्यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0. तो इस जो दी गई इक्वेशन है उसके लिए ये कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी सेटिस्फाई हो रही है तो फिर ये अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं. अब चूंकि दोनों इक्वेशन अपन ने लिखी हुई हैं, एक तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन थी और दूसरी कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, इन दोनों को अगर अपन कंपेयर करें तो पी के गुणांक, क्यू के गुणांक और आर के गुणांकों की तुलना करने पर तो ये इक्वेशन बन गई डी एक्स ओवर डेल क्यू बाई डेल जेड माइनस डेल आर बाई डेल वाई, डी वाई ओवर डेल आर बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल जेड, और ये डी जेड ओवर डेल पी बाई डेल वाई माइनस डेल क्यू बाई डेल एक्स ये बन गई. इसको इक्वेशन नंबर अपन ने 3 डाल दिया. तो ये जो समीकरण लिखी गई है ये कहलाती है ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण. इसकी विशेषता ये है कि दो चीज़ों को पूरा कर रही है. एक तो जो भी प्रश्न अपने को दिया गया है उसको अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, और दूसरा कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी सेटिस्फाई हो रही है. तो उन दोनों को कंपेयर करके ये ऑक्सिलरी इक्वेशन अपन ने बना ली. अब ये जो इक्वेशन बनी है, इक्वेशन नंबर जो 3 अभी अपन ने बात की, ये अपन ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी है साइमल्टेनियस इक्वेशन, युगपत समीकरण. उसमें इस तरह के सारे प्रश्नों को अपन ने हल किया है. तो बेसिकली टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन अपन ने युगपत समीकरण में बदल दी. और वहाँ जो तरीके अपन पढ़ के आए थे वो अगर अपने ने अच्छे से किए हैं, याद हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये सारे सवाल उसी तरीके से हल अपन कर सकते हैं. तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस में इजीली सॉल्व किए गए क्वेश्चंस थे और इससे अपन 2 सॉल्यूशन निकालते थे. अब वो खंडों को लेके पहला दूसरा खंड ले लिया है, दूसरा तीसरा खंड ले लिया है, पहला तीसरा खंड ले लिया या फिर किसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुणा करके और उसको सॉल्व कर लिया, या प्रथम क्रम प्रथम घात की बन गई, उस तरीके से सॉल्व कर लिया. तो इसको जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी है ये साइमल्टेनियस इक्वेशन ही है. और इससे 2 हल अपन ने पूर्व अध्यायों में जो पढ़ा था साइमल्टेनियस इक्वेशन, उस युगपत समीकरण उसमें निकाले थे. तो इसके 2 हल जो आएंगे उनको अपन ने ए और बी अब कह रहे हैं उन्हें. यू बराबर ए और वी बराबर बी, जो 2 हल हैं उनको अपन ने यू और वी से लिख दिया. नाउ फॉर्मिंग इक्वेशन बाय अबव वैल्यूज एज. अब एक नई इक्वेशन अपन फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, वो है ए डी यू प्लस बी डी वी. ये नोट करने वाली बातें हैं कि जो 2 सॉल्यूशन आए उनको तो अपन ने यू और वी लिख दिया, और अब एक नई इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं ए डी यू प्लस बी डी वी. तो यू और वी तो अपन ने माना है यहाँ पर, तो डी यू और डी वी यहाँ से निकाल लेंगे. ए और बी जो अपनी जो स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन थी उससे कंपेयर करने पर अपन यहाँ पर निकालेंगे. वी गेट ऑब्टेन वैल्यू ऑफ ए एंड बी ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड फोर्थ.
पहली और चौथी इक्वेशन जो अपन ने लिखी है, ऊपर पहली भी इक्वेशन लिखी हुई है, ये जो दी गई समीकरण है ये पहली इक्वेशन है। तो पहली और चौथी इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे अपन तो ए और बी के मान निकल आएंगे। उन ए बी का मान इसमें रखकर अपन सॉल्यूशन प्राप्त कर लेंगे। तो ये इजी मेथड है जो दो सिमल्टेनियस में बदला, सिमल्टेनियस से दो सॉल्यूशन आए, दो सॉल्यूशन को अपन ने यू और वी से रिप्रेजेंट किया, उससे डी यू और डी वी निकाल लिया। तो अब अपन ने एक इसकी फॉर्म करी इक्वेशन ए डी यू प्लस बी डी वी बराबर 0, और ये इक्वेशन जो है वो फर्स्ट इक्वेशन जो दी गया प्रश्न था उससे अपन ने कंपेयर करके ए बी के मान निकाल लिए। ए बी के मान निकाल के इसी 4 में रख के इसे सॉल्व कर लिया तो आंसर आ जाएगा। ये जो बाद वाला मेथड है सिमल्टेनियस के बाद वाला, ये थोड़ा सा नया है अपने लिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से आप इसे समझ लें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे इजीली कर पाएंगे। है इजी मेथड, मुश्किल नहीं है। जैसे क्वेश्चन है सॉल्व एक्स जेड क्यूब डी एक्स माइनस जेड डी वाई प्लस 2y डी जेड इज इक्वल टू 0 इन द गिवन इक्वेशन। ये जो प्रश्न अपने को दिया गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0 के रूप का ही है। तो पी तो है यहाँ पर अपने लिए दिया हुआ है, पी तो दिया हुआ है एक्स जेड क्यूब, क्यू दिया हुआ है माइनस जेड और आर दिया हुआ है 2y। तो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड के रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन अपने को दी है। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। अब कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी में अपन ने ये कंडीशन वैल्यू रख दी पी क्यू आर की। तो पी क्यू आर की वैल्यू जब रखी तो ये वैल्यू आ रही है, पी का मान तो है एक्स जेड क्यूब, थोड़ा सा वापस चलते हैं, हाँ ये रहा, पी का मान तो है एक्स जेड क्यूब और डेल क्यू बाई डेल जेड माइनस डेल आर बाई डेल वाई, ये अपन ने लिख लिया -1 -2, डिफ्रेंशिएट कर लिया। क्यू की वैल्यू है माइनस जेड और डेल आर बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल जेड है 0 - 3a जेड स्क्वायर, और आर 2y है रख दिया, और डेल पी बाई डेल वाई 0 है, डेल क्यू बाई डेल एक्स भी 0 है, ये भी रख दिया बराबर 0। तो ये कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी है और ये सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि -3x जेड क्यूब प्लस 3x जेड क्यूब इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0 हो गया तो सेटिस्फाई हो रही है। तो अपन ने यहाँ नीचे 0 बराबर 0 अभी नहीं लिखना क्योंकि अपने को मेथड ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन में अभी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। तो इसको अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो dx अपॉन आएगा -3। तो ये ध्यान रखना, डेल क्यू बाई डेल जेड माइनस डेल आर बाई डेल वाई का मान -3 है, तो dx ओवर -3 आ गया। फिर dy ओवर बन गया -3x जेड स्क्वायर, ये भी लिख दिया, और dz अपॉन 0 है तो dz अपॉन 0 लिख दिया। तो ये मान जो इसके ब्रैकेट के अंदर के हैं डेल क्यू बाई डेल जेड माइनस डेल आर बाई डेल वाई और इसी प्रकार आगे वाले, ये मान अपने को ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए लिखने पड़ेंगे। तो अब अपना इक्वेशन नंबर 1 डाला इसको अपन ने, तो ये अब युगपत समीकरण का एक सवाल बन गया जो इस चैप्टर से अभी अलग हो गया। वो अपन पहले पढ़ के आए 5th, मेरे को ध्यान आ रहा है 5th नंबर से अपन ने जो लेक्चर बनाए हैं डी 5A 5B 5C 5D, वो युगपत समीकरण के ही थे। तो उनसे अपन, अगर आपको याद नहीं है तो उनको आप देख लें वीडियोस को, और उस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। फ्रॉम लास्ट 2 टर्म, अब इनसे 2 हल निकलेंगे अपने। तो अभी जैसे फ्रॉम लास्ट 2 टर्म्स अपन ले रहे हैं, इन 2 टर्मों को लें तो dz इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके dz बराबर 0 आ गया, तो z बराबर c1 मान लें या z बराबर a मान लें। इसको अपन ने मान लिया u, तो u का मान है z, u इज इक्वल टू है z। अगेन फ्रॉम द फर्स्ट 2 टर्म्स, अब अपन दूसरा हल निकालें इसका, तो पहली 2 टर्मों को लें। तो पहली 2 टर्मों को लिया तो x -3 तो कैंसिल आउट हो गया, एक्स जेड स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। अब जेड स्क्वायर का मान c1 या a था, ये इस चैप्टर में अपन रख रहे हैं, है आचार्य। तो जेड स्क्वायर का मान अपन ने, चूँकि इसमें डी जेड है ही नहीं तो जेड अचर है, तो जेड का मान जो अपन ने निकाला है जेड बराबर a, वो यहाँ रख दिया। तो एक्स ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, तो 2 से गुणा कर दिया, 2x a स्क्वायर डी एक्स माइनस 2 डी वाई बराबर 0। अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2y बराबर b,
दूसरा b मान लिया, इसको अपन लिखेंगे v। तो v का मान एक्चुअली है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2y। तो u बराबर तो है z और v बराबर है एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2y। तो अब इनसे अपन ने नई इक्वेशन फॉर्म की और वो है a डी यू प्लस बी डी वी बराबर 0। तो अपन डी यू का मान रखें, तो a डी यू का मान तो u बराबर z है, तो डी यू बराबर डी जेड हो गया, प्लस b डी वी का मान रखें, ये v है अपना, इसका मान रखें। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर दोनों एक्स वाई जेड चर हैं इसमें, तो v लिख रहे हैं अपन, तो देखो लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर का तो 2x जेड स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 2z डी जेड और माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये अपन ने इसका डिफरेंशिएशन लिख दिया, डी लिख दिया। जब v पता है तो डी अपन निकाल सकते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर दो फलनों का गुणा है, तो u इंटू वी विधि या दो फलनों के गुणा वाली विधि से अपन ने इसका अवकलन लिख दिया। और इसको अब अपन ने ठीक करके लिख रहे हैं। तो पहले dx की टर्म लिख ली, फिर dy की टर्म लिख ली, फिर dz की टर्म लिख ली। तो जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म का सवाल था स्टैंडर्ड फॉर्म में, उससे अपन उसी रूप में इस सवाल को अपन ने बदल लिया। तो अब अगर कंपेयर करें फोर्थ को गिवन इक्वेशन से, जो गिवन इक्वेशन थे इसको इससे कंपेयर करें, तो इसमें 2bx जेड स्क्वायर वो है एक्स जेड क्यूब के बराबर। इक्वेशन नंबर में ये dx का गुणांक था एक्स जेड क्यूब, और यहाँ x का dx का गुणांक है 2bx जेड स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर dy का गुणांक है माइनस 2b और ऊपर dy का गुणांक था माइनस z। और सिमिलरली द कोफिशिएंट ऑफ dz here is in equation 4 is a plus 2bx square z, while in given equation number first it is the coefficient of dz is 2y। तो ये जो तीन इक्वेशन अपनी बनी है, इससे a b अपने को निकालना है। तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं इजीली। जैसे b बराबर z/2 हो गया, इसमें एक में रख दिया, तो b बराबर z/2 ये आ गया। अब z बराबर चूँकि u ही है अपना, तो u/2 आ गया। तो एक तो a डी यू और b डी वी था ना, उसमें u v में मान निकालने हैं अपने को a और b के। तो ये b बराबर z/2 है, z बराबर चूँकि u था, ये रहा z बराबर u माना हुआ है, तो z/2 हो गया। और a का मान आ रहा है 2y माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये माइनस v के बराबर ही आ गया। तो a बराबर हो गया माइनस v और b बराबर हो गया u/2। ये दोनों वैल्यू अपन ने a डी यू प्लस b डी वी इज इक्वल टू 0 में रखी, तो माइनस v डी यू प्लस u/2 डी वी इज इक्वल टू 0। u v अपने को पता है, u बराबर z है और v बराबर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2y है, ये अपन ने ऊपर मान रखा है। तो इसको अब प्रथम क्रम प्रथम घात के अवकल समीकरण है, चर पृथक हो गए, इंटीग्रेट कर दिया, तो ये आ गया v इज इक्वल टू यू सी यू स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड v, जो uv की वैल्यू निकाली है उसको अपन अगर रख दें, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2y, ये तो v की वैल्यू है, और u बराबर z u की वैल्यू है। तो यही है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, यही पूर्ण हल है दी गई समीकरण का। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाकर सहायक समीकरण की सहायता से युगपत समीकरण बनेगी, उससे दो हल आएंगे। उससे पहले हल को u मान लिया, दूसरे हल को v मान लिया। इनको मानकर अपन दोबारा क्वेश्चन को फॉर्म करेंगे, तो a डी यू प्लस b डी वी बराबर 0 में रख देंगे। तो डी यू और डी वी का मान तो अपना निकल आएगा, वो अपन निकाल के रखें। तो dx dy dz में वो समीकरण दोबारा बन जाएगी जो अपने को गिवन इक्वेशन थी, उस रूप की बन जाएगी। तो उससे कंपेयर करके अपन कैपिटल A और कैपिटल B ज्ञात किए, कैपिटल A B ज्ञात करके इस इक्वेशन में दोबारा रख दिया, तो uv में समीकरण बन गई। तो प्रथम क्रम प्रथम घात के अवकल समीकरण है, जो पहले चैप्टर में हल करना सीखा था अपन ने, उस विधि से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके uv में आंसर आ गया, ये रहा v इज इक्वल टू सी यू स्क्वायर इस क्वेश्चन का। तो uv का मान रख दिया, आंसर आ गया। तो ये विधि बिल्कुल सेम प्रोसेस की रहेगी, हर क्वेश्चन में आप अप्लाई कर दें। समघातीय अगर फलन है तो फिर
ये जो अपन ने लिया है वैल्यू वो ज़ीरो हो सकती है। जो सहायक समीकरण है वो नीचे तीनों में ज़ीरो बन सकता है, इसलिए वो मतलब होमोजीनियस इक्वेशन समघात समीकरणों में अप्लाई नहीं करेंगे, और जो क्वेश्चन समघात नहीं है उसमें ये अप्लाई आसानी से कर लेंगे। ये विधि के क्वेश्चन आप कर लें अच्छी तरह से, तो फिर ये विधि भी कंप्लीट हो जाएगी और आप आसानी से इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।